तो कैसे आप सब, चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे टोटल प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर 5 अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैंने सारी की सारी यहाँ पे कवर की है। ठीक है, तो ये 5 अमेंडमेंट्स हम वन बाय वन करके करने वाले हैं। बिल्कुल आसान लगेगी एकदम, बिल्कुल हर एक अमेंडमेंट मैंने एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रखी है। ठीक है, याद रखना जब आप ये अमेंडमेंट्स कर रहे हो तो एक बार वीडियो सुनने के बाद 15-15 मिनट में 3 बार आप खुद से कर लेना। जैसे आप वीडियो सुना, 15 मिनट में एक बार खुद से रिवीजन कर लेना। ठीक है ना, फिर अगले दिन फिर 2-3 बार इसको जल्दी से जल्दी कर लेना, 3 बार। तो ये अभी एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, ताकि फिर जब कभी भी आप इसको रिवीजन करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली अमेंडमेंट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली अमेंडमेंट यहाँ पे है फर्स्ट अमेंडमेंट, इसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी देता हूं अभी के अभी याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखना। तो अमेंडमेंट क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसका? ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली बीइंग सप्लाइड थ्रू ईसीओ। ये कह रहा है एक ऐसा गुड्स जो ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा सप्लाई किया गया है एक गुड्स, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वेयर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ डिलीवरी, यानी बिलिंग एड्रेस जिसका अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है। तो अब बताओ कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आइए, मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दे दिया है। अगर ये होगा तो यानी कि समझ लो कि क्लैरिफिकेशन क्लियर है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है ना जो, वो खत्म, मतलब समझ लो अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं हूँ ब्रो, यानी कि मैं। ठीक है ना, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर। ठीक है ना, और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। ठीक है ना, ब्रो दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता है और अनरजिस्टर्ड है। ठीक है ना, मुझे लगा यार मेरी बहन जो कि हरियाणा में रहती है, ठीक है ना, सोनीपत में, तो मुझे लगा कि चलो उसको एक फ़ोन दे देते हैं, एक मोबाइल खरीद के दे देते हैं ऐसा। ठीक है, अब मैंने जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा एक फ़ोन खरीदा। ठीक है ना, एक प्लेस किया, एक ऑर्डर, मतलब फ़ोन ऑर्डर किया मैंने, और उनको मैंने बोला कि भैया मेरा जो एड्रेस है ना वो दिल्ली वाला, यानी कि बिलिंग एड्रेस मेरा ये दिल्ली वाला डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये बातें होगी सारी। अब उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बोल दिया कि भैया जो मोबाइल है ना वो मोबाइल यहाँ पे भेजना है ना, मैंने ये बात उनको बोल दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो इनवॉइस बनाया ना उसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस कौन सा डाल रखा था, ये वाला डाल रखा था कि भैया यहाँ पे डिलीवर हुआ है। अब ऐसे केस में कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ जो कि अनरजिस्टर्ड, ये बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि अनरजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है ना, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ। ठीक है ना, मैंने बिलिंग एड्रेस दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ठीक है ना, और उसको मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल है वो आपको सोनीपत भेजना है, ठीक है ना, हरियाणा में भेजना है आपको। ठीक है ना, और उन्होंने वो मोबाइल वहाँ पे डिलीवर कर दिया, लेकिन जो उन्होंने इनवॉइस बनाया उसके अंदर डिलीवरी एड्रेस डाल रखा था। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मोबाइल का? ठीक है ना, गुड्स यहाँ पे मोबाइल होगा, है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका? तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहां पे गुड्स को डिलीवर किया गया है। ठीक है, यानी कि हरियाणा, इन दिस केस डिलीवरी एड्रेस कौन सा है, हरियाणा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये माना जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसी की क्लैरिफिकेशन यहाँ आई हुई है। आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने वो करा दिया पूरा अच्छे से, चार्ट बना के ढंग से, है ना, विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इन्होंने लिख के दे रखी है, आइए पढ़ लेते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। एज पर प्रोविजन सेक्शन 10(1)(ca) क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का, ठीक है ना, जहाँ पे कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, इनवॉइस के अंदर क्या डाल रखा है, ठीक है ना, डिलीवरी एड्रेस रिकॉर्ड कर रखा है ना। और कौन कर रहा है ये? अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है ना, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है ना, और उसने बिलिंग एड्रेस भी बता दिया है। ठीक है ना, और इनवॉइस के अंदर डिलीवरी एड्रेस ऑफ डिलीवरी डाल रखा है ना। तो दोनों अलग अलग है, मतलब जैसे मैं था ना, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरी बहन मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी बहन कहाँ रहती है, सोनीपत यानी कि हरियाणा में रहती है। तो बिलिंग एड्रेस मैंने दिया और डिलीवरी एड्रेस उन्होंने इनवॉइस में डाल के डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट। ये बातें सब कुछ वही लिख रखा है, सेम टू सेम। तो पूछ रखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ बेस्ट, तो जहाँ पे डिलीवर किया गया है गुड्स, ठीक है ना, वही हो जाएगा, जैसे अपने केस में हरियाणा था। तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सेकेंड, यहाँ पे दूसरी क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, यानी जो दूसरी अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई की, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया से ही चार्ट बना के दे दिया है, अगर ये ध्यान होगा आपको, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ठीक है ना। अगर ये कर लिया ना आपने तो समझ लो कि मतलब हो गया बस खत्म, फिर कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे। आइए, अगर ये समझ में आ गया तो क्लैरिफिकेशन डन, खत्म, सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे कहानी समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब एक तो एक तरफ है यूएस, ठीक है ना, यूएसए, ठीक है, यूएसए है, यानी कि ये तो होगी हमारे लिए फॉरेन कंट्री। और एक तरफ इंडिया, इंडिया में हूं मैं ब्रो, यानी कि मैं कौन हूं, एफपीआई। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मैं एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, वे लोग जो फॉरेन की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया यूएस के अंदर यानी कि फॉरेन कंट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि चलो यूएस के अंदर क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली स्टॉक खरीदूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी मुझे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या सोचा कि चलो ये सारे काम क्या करते हैं, बैंक के द्वारा करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो है, ठीक है ना, बैंक के द्वारा करेंगे। और मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, यानी बैंक ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप मेरे बिहाफ पे जो है स्टॉक खरीदो यूएस के अंदर। ये कहानी है पूरी की पूरी, समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बैंक के थ्रू क्यों कर रहा हूं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा हूं। क्योंकि बैंक के द्वारा अगर मैं करूंगा तो सेफ रहेगी मेरी इन्वेस्टमेंट। दूसरा, बैंक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएगा मेरी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और तीसरा, यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जब हम दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ठीक है ना, तो कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर बैंक के द्वारा मैं ये काम करता हूँ तो ये मुझे सब फायदे मिल जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है जी। अब ऐसे केस में, ठीक है ना, ऐसे केस में जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो सवाल ये उठता है कि यहां पर बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, किसको, बैंक मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कस्टोडाइल सर्विस होती है दोस्तों, ठीक है ना। बैंक एज ए कस्टडियन यहां पे काम कर रहा है, कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, ठीक है ना। मैं बैंक का यहां पे अकाउंट होल्डर नहीं हूं, बैंक मेरे को अकाउंट होल्डर की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बैंक सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे यही बात बोल रखी है साथ में कि अंडर सेक्शन 13(8)A क्या बोलता है, ठीक है ना, ये कहता है, ठीक है ना, कि 13(8)A क्या कहता है, वो कवर करता है सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर। ये तो क्या बोलता है, ये कहता है कि भैया बैंकिंग कंपनी अगर कोई भी अपने अकाउंट होल्डर को सर्विसेज दे रही है, ठीक है ना, तो वो कवर होता है यहाँ पे 13(8)A के अंदर। लेकिन यहां पर इस केस में बैंक क्या कर रहा है, कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, ठीक है ना। वो मेरे को कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, अकाउंट होल्डर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा वो, इसलिए 13(8)A के प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के। और उसके हिसाब से क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है ना, ठीक है ना, बैंक किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को, और मैं कहां का रहने वाला हूं, इंडिया का, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं, वही यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप क्लियर है एकदम बढ़िया से। और यही चीज यहां पे सब कुछ लिख के दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक कस्टोडियल एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है, ओके। और कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सीबी के द्वारा डिफाइन भी कर रखा है यहाँ पे कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे आगे बता रखा है कि जो बैंक है ना, वो क्या करेगा, वो बैंक कस्टडियन है, ठीक है ना, कस्टडियन है। क्या करता है बैंक, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह, मतलब जो भी हम एफपीआई होता है ना, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हम जो फॉरेन कंट्री के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे जो है सिक्योरिटीज वगैरह के रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करता है, ठीक है ना। हाँ, हम उनके अकाउंट होल्डर नहीं है। कस्टोडियल सर्विसेज, ठीक है ना, कस्टोडाइल सर्विसेज टू एफपीआई इन्वॉल्व कीपिंग देयर इन्वेस्टमेंट सेफ, ये सब बातें वहीं लिख रखी है जो मैंने चार्ट में दिख रखी है, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बैंक के द्वारा क्यों कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी सेफ रहेगी, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन हैंडल करेंगे, मेरे भी आप पे स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे, है ना। और क्या है, ठीक है ना, मुझे अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन कंट्री के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन 13(8)A की बात कर रहा है यहाँ पे, मैंने बता ही दिया था। 13(8)A में क्या दे रखा है कि जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, वो अपने अकाउंट होल्डर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहां पर, ठीक है ना, कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एज ए कस्टडियन काम कर रहा है बैंक, जो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, ठीक है, बोलो क्लियर है, ओके जी, ठीक है। कस्टोडाइल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक और एफपीआई, ठीक है ना, टू मतलब
जो बैंक मेरे को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, वो जो है, ठीक है ना, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे कि भैया, उसको ये ट्रीट नहीं करेंगे कि बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 13(8)(a) के हिसाब से डिटरमाइन ना करके डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 लग जाएगा, और उसके हिसाब से लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, रिसिपिएंट मतलब मैं, ठीक है ना, मैं सर्विस ले रहा हूँ बैंक से, तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा। आई होप डन है, एकदम से बढ़िया से होगा वो। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं थर्ड पे। ये है भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना, इसको मतलब ढंग से कर लेना, और बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगी शानदार तरीके से, पर ध्यान से देखना है इस क्लैरिफिकेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट। अब क्या है, कहानी क्या है यहाँ पे, पहले कहानी को समझो आप। ये कहानी मैंने इस चार्ट्स के द्वारा थोड़ी सी दे रखी है, पहले मैटर क्या है, मैटर को समझो। मैटर ये है कि एक फॉरेन क्लाइंट है, यानी कि फॉरेन की कोई कंपनी है, ऐसे समझो, ठीक है ना। अब फॉरेन की कंपनी ने इंडिया के अंदर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है या एडवर्टाइजमेंट करने वाली एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कोई इंडिया के अंदर, फॉरेन की कंपनी है, ठीक है ना, फॉरेन का क्लाइंट हो गया, यानी कि फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया की जो कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, उसको बोल रही है, क्या बोल रही है, ठीक है ना, कि भैया आप जो है कुछ हमें एडवर्टीजमेंट वगैरह करानी है, ठीक है ना, उसका अरेंजमेंट कराओ, ठीक है ना। और वो जो कंपनी है एडवर्टाइजिंग कंपनी, वो इंडिया के अंदर फिर किसी मीडिया ओनर से बात करती है कि भैया हमें स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दो एग्रीमेंट हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनी जो इंडिया की है वो दो एग्रीमेंट करती है, एक तो फॉरेन क्लाइंट के साथ और एक यहाँ पे मीडिया ओनर के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो एग्रीमेंट हो जाते हैं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करेगी, ठीक है ना, इस केस में क्या होएगा, इस केस में एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दे रही है, ठीक है ना, ओके, खुद से, ओके। तो ऐसे केस में, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, उसका अलग से इनवॉइस बना के देगा, ठीक है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई एज ए एजेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई सर्विसेज आप पढ़ते होगे, याद होगा, इंटरमीडिएटरी सर्विस, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएटरी सर्विस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएटरी सर्विस होता तो ये सीधा सीधा इसको फॉरेन क्लाइंट को इससे मिला देता है मीडिया ओनर से कि भैया देखो आपस में बात कर लो, ठीक है ना, लाओ, बस मेरा काम इतना ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये फॉरेन क्लाइंट को, फॉरेन कंपनी को खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, कि भैया आप चिंता मत करो, वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे आपको, सारी चीजें मेरा काम है, मैं करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जिम्मा ले रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉरेन, ये इसको सर्विस दे रहा है ना, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन क्लाइंट को सर्विस दे रही है, तो ये इसको पेमेंट कर देगा और ये इसको इनवॉइस बना के दे देगा। और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट इसके साथ बना रही है इंडिया के अंदर, है ना, ठीक है ना। तो क्या कर रही है, अब इसको क्या बोलेगी, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या कर रही है, मीडिया ओनर से स्पेस ले रही है, ठीक है ना, कि भैया हमें आपका स्पेस चाहिए, ठीक है, तो इसको पेमेंट करेगी है और ये इसको अलग से इनवॉइस दे देगा। इस तरीके से आई होप क्लियर है, ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ ऊपर क्या लिख रखा है कि फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, एक हायर करती है एडवर्टाइजिंग कंपनी को इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ठीक है ना। और वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है यानी कि ये वाली, ठीक है ना, वो कहती है कि सारे काम हम करके देंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप बिल्कुल चिंता ना करो, फॉरेन के क्लाइंट को आप ऐसा बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीन समस्याएं हमारे सामने निकल के आती है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है। फॉरेन का क्लाइंट है, फॉरेन की कोई कंपनी है, इंडिया की कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उससे बात करती है, ठीक है ना। और इंडिया की जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो इंडिया के मीडिया ओनर से बात करती है स्पेस के लिए, ये कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पे दो एग्रीमेंट हो गए, ठीक है ना, एक तो फॉरेन क्लाइंट और एडवर्टीजमेंट कंपनी के अंदर, ठीक है ना, और एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी या कंपनी के बीच में, ठीक है ना, किसके साथ, मीडिया ओनर के साथ। आई होप क्लियर है। यहाँ पे आ जाते हैं तीन इशू हमारे सामने यहाँ पे निकल के आते हैं इस केस के अंदर, इस क्लैरिफिकेशन को समझने के लिए। पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वेदर, ये पूछ रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है ना, क्या हम ये मान लें कि वो इंटरमीडिएटरी, एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रही है, यानी जो फॉरेन क्लाइंट है और जो मीडिया ओनर है, यहां पे मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, ये कह रहा है कि क्या हम ये मान लें कि ये इंटरमीडिएटरी, एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रही है इन दोनों के बीच में। अरे नहीं भाई, ठीक है ना, ये कौन सा, ये जो
यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ये थोड़ी कर रही है कि फॉरेन क्लाइंट को, ठीक है ना, मीडिया ओनर को जो इंडिया की, इनको मिला रही है कि चलो ठीक है जी आप आपस में बात कर लो। ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, समझ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुद सर्विस दे रही है इसको। वैसे ही सब कहानियां वहां पे पढ़नी है। और आइए चलते हैं, ठीक है, चलिए। तो नीचे जैसे कि इसने दे दिया है, क्लैरिफिकेशन में क्या बता रखा है कि भैया 2 एग्रीमेंट है यहाँ पे, मैंने भी तो बताया था आपको, ठीक है ना। एक तो एडवर्टाइजिंग कंपनी अपना एग्रीमेंट कर रही है फॉरेन क्लाइंट के साथ, फॉरेन की कंपनी के साथ, और उसको बोल रही है कि चिंता मत करो, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और वो फॉरेन की कंपनी, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी को पेमेंट कर रही है इंडिया वाली को, और वो उसको इन्वॉइस दे रही है। दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ कर रही है, एडवर्टाइजिंग कंपनी दूसरा एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है ना, मीडिया ओनर के साथ, कि भैया हमें स्पेस चाहिए, हमारी एक एडवर्टीजमेंट है वो डिस्प्ले करानी है, ठीक है ना। अब उसको पेमेंट करेगा, ठीक है ना, और वहां से फिर इनवॉइस मिल जाएगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने ये बताई दिया आपको कि ये जो सब हो रहा है ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है ना। 2 एग्रीमेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, नो एग्रीमेंट, किस किस के बीच में नो एग्रीमेंट, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फॉरेन क्लाइंट है ना और मीडिया ओनर, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है। आइए नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नो एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन, ठीक है ना, मीडिया कंपनी यानी कि जो इंडिया है और फॉरेन क्लाइंट, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्लियर है। तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है दोस्तों, वो एज ए एजेंट काम नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बल्कि खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, वो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉरेन के क्लाइंट को, इसलिए इंटरमीडिएटरी नहीं माना जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। मुझे भी कूड़ा फेंकना था, कोई बात नहीं, कल फेंक देंगे। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा इशू क्या है दोस्तों, दूसरा इशू ध्यान से समझना आपको, ठीक है। दूसरा इशू क्या है, ये दूसरे इशू के अंदर बहुत अच्छे से समझना। पहला पॉइंट समझ में आ होगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि एक बात बताओ कि जो फॉरेन का क्लाइंट है, समझ रहे हो, अब जो फॉरेन का क्लाइंट है, चलिए वापस एक बार चार्ट पे चलते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया था ना अपन ने, ये वाले, इस पे आ जाओ, ठीक है ना, और थोड़ा अलग कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है एक बात बताओ कि जो फॉरेन का क्लाइंट है, ये वाला है ना, फॉरेन का जो क्लाइंट है, ठीक है, अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा मान लो, है ना, तो सवाल ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि क्या उस रिप्रेजेंटेटिव को रिसिपिएंट मान लें हम, ठीक है ना। क्या मान लो फॉरेन की जो कंपनी है उसने इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखा है, ठीक है ना, तो क्या ये मान लें कि भैया वो रिसिपिएंट है, ठीक है। तो सवाल ये, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस उसे मान लें, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वो व्यक्ति होता है जो, ठीक है ना, लाइबल टू पे कंसिडरेशन होता है, और यहां पे फॉरेन क्लाइंट है, जो फॉरेन कंपनी है, ये लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, ठीक है ना। यहां पे देखो पेमेंट कौन कर रहा है, ये पे कर रही है, ठीक है ना। तो फॉरेन जो क्लाइंट है, ठीक है ना, ये लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, ठीक है ना। लाइबल टू पे कंसिडरेशन कौन है, फॉरेन क्लाइंट। इसलिए ध्यान रखना कि फॉरेन क्लाइंट जो है, फॉरेन कंपनी जो है, वही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव को नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। क्या, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। आई होप क्लियर है, बस यही पॉइंट है ऊपर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इशू, ये रहा इशू नंबर 2। तो ये कह रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, फॉरेन का जो कंपनी है उसका, ठीक है ना, क्या उसको रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मान ले। आंसर है नो। क्यों, क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होता है, वो व्यक्ति जो लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, और वो तो एक ही हो सकता है, कौन, फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, उसको हम रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा इशू भी एकदम आसानी से समझ में आएगा। तीसरे इशू पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे इशू में कहता है कि वेदर द एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी टू द फॉरेन क्लाइंट कैन बी कंसिडर्ड एज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। ये कह रहा है कि एक बात बताओ, ठीक है ना, क्या हम लोग, ठीक है ना, क्या हम लोग जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, किसको, अपने फॉरेन क्लाइंट को, क्या उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मान लें, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो मान सकते हैं, ठीक है ना, नहीं मान सकते। सवाल है कि क्यों, क्यों नहीं मान सकते। इसके पीछे वजह है। क्या वजह है, ठीक है ना। देखो सबसे पहली वजह तो ये है
कि भैया यहाँ पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी गुड्स की फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, उसके लिए किसी भी, ठीक है ना, गुड्स फिजिकली गुड्स का होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए सेक्शन 13A, ठीक है ना, सेक्शन 13 सबसेक्शन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, ठीक है ना, क्लोज ए के हिसाब से क्या कह रहा है, ठीक है ना, इसके प्रोविजन तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसके हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि भैया जो रिसिपिएंट है ना, उसका भी फिजिकली होना जरूरी नहीं है यहाँ पे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है या फॉरेन का क्लाइंट है, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग कंपनी मतलब ये नहीं कह रही कि भैया फॉरेन के क्लाइंट को कि तुम्हारा होना जरूरी है या तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है, इसलिए 13(3)B भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीजें नहीं लग रही हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएंगे हम, डिफॉल्ट प्रोविजन पे आ जाएंगे, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पे आ जाएंगे। और डिफॉल्ट प्रोविजन एक ही बात बोलता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, हमने पहले भी पढ़ा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, ठीक है ना, फॉरेन क्लाइंट, ठीक है ना, जो कि आउटसाइड इंडिया के अंदर है, इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वो है एडवर्टाइजिंग कंपनी, वो अपने फॉरेन के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो एक्सपोर्ट कर रही है ना सर्विस, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी आउट ऑफ इंडिया। फॉरेन का जो क्लाइंट है उसकी जो लोकेशन है उसे मानेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है ना, डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएगा। एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है ना, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, इसकी बात कर लेते हैं, बहुत आराम से समझ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है ना, एज ए एजेंट काम कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरेन का क्लाइंट है, फॉरेन की कंपनी है, इंडिया के अंदर एक एड एजेंसी है, ठीक है ना, उसको हायर कर रही है, ठीक है ना, और वो जो है ना, वो क्या कर रही है, वो बस जो फॉरेन का क्लाइंट है और जो मीडिया ओनर है उनको मिला रही है बस, ठीक है ना, उनको एज एजेंट काम कर रही है उसके, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रही कि आओ हम वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, वो खुद कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर रही है। एड एजेंसी फॉरेन के क्लाइंट को, फॉरेन की कंपनी को खुद से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर रही कि भैया आओ सारे काम हम करके दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, और आगे मीडिया ओनर से खुद बात कर रही है, फिर ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में। इस केस में एज एजेंट काम कर रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर जो एग्रीमेंट है दोस्तों, वो डायरेक्टली किसके बीच में है, फॉरेन का जो कंपनी है उसके बीच में और मीडिया ओनर के बीच में, ठीक है ना, जो कि उनको स्पेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या होएगा, जो मीडिया ओनर है वो डायरेक्टली इनवॉइस किसको काट के देगा, फॉरेन के क्लाइंट को देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो किसको दे रहा था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, जो इंडिया की कंपनी थी एड एजेंसी, उसको दे रहे थे, है ना। तो यहां पर जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम कर रही है, वहां नहीं कर रही थी, यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हमें डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सीधी सी बात है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या है, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, ठीक है ना, 13(8), ठीक है ना, बी के हिसाब से। तो यही आगे लिख रखा होगा, देखो, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 13(8)B के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी। बोलो क्लियर है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है ना, ये लास्ट है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा शानदार तरीके से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, डेटा होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना, ओके। और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसका मैंने एक चार्ट दे दिया है, ठीक है ना, डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट, ये चार्ट मैंने वहाँ से उठाया, तो ये आप देख समझ लोगे तो सारा काम बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको ढंग से कर लेते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या है कि यूएस है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में कौन है, इंडिया में है DHSP, इसका मतलब होता है डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर, ठीक है ना, सप्लायर कहाँ है, इंडिया के अंदर। और CCSP यानी ये है रिसिपिएंट, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये कहाँ पे, ये यूएस में है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंडिया के अंदर सप्लायर है ये डेटा होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, रिसिपिएंट कहाँ है, यूएस में है, और वो इसको पेमेंट कर रहा है फॉरेक्स में। बोलो क्लियर है। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, ठीक है ना, यूएस में जो है CCSP, ये क्या कर रहा है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, अपने कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यही ये पूछ रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा, ठीक है ना, जो कि यूएसए है। तो एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना, जो कि CCSP यानी कि क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, जो कि आउटसाइड इंडिया यूएसए है। तो यही हो जाएगा डिफॉल्ट प्रोविजन एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। बोलो क्लियर है। तो इस चार्ट से सब कुछ समझ में आ गया। आगे जितना भी दे रखा है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब आगे क्या दे रखा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बस ये ध्यान रख लेना आप, बस ये चार्ट, तो ये सब कुछ याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अदरवाइज तो बहुत कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये भी समझा दिया आपको कि डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जो कि इंडिया में था सप्लायर। डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करता है, स्टोरेज स्पेस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है, स्टोरेज स्पेस, ठीक है ना, अपने सर्वर्स पर, कि भैया आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन डाटा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा मैंने समझा रखा है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो ऑफर करती है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे डेटा स्टोरेज, ठीक है ना, डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर आगे कुछ कुछ बातें बता रखी है इसने, जैसे कि ये बता रखा है, ठीक है ना, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है ना, वो जो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये सब, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, ठीक है ना, एंड यूजर कौन होता है, मतलब जो क्लाइंट होता है किसका, इसका, ठीक है ना। ये भी हमने चार्ट, ये सब कुछ हमने चार्ट में देख लिया है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रखा है। क्लैरिफिकेशन में क्या बता रखा है कि भैया ये दोनों जो काम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको, है ना, ठीक है ना, अपने एंड यूजर्स को, और यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। याद हो तो मैंने ये सब बताया था, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की ई मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह की बात नहीं हुई है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह क्या करेंगे, वही जब भी चीज़ें समझ में ना आए ना तो समझ लो कि डिफॉल्ट प्रोविजन ही लगेगा। तो डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13(2), ठीक है ना, सब सेक्शन 2, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं सही बताऊं ईमानदारी से, तो बस ये चार्ट ध्यान रख लेना दोस्तों। अगर ये चार्ट ध्यान है, ठीक है ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं और एकदम क्लियर होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारी अमेंडमेंट डाल दूंगा। मैंने जैसे कि बोला था विद इन ए वीक आपको सारी अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।